हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपकी सभी या ज्यादातर एग्जाम्स का एक पार्ट होता है, दैट इज इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। तो आज के इस लेक्चर से, आज के सेशन से हम इंग्लिश सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंग्लिश को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स में मतलब एक तरह से राय बटी रहती है। कुछ लोगों को काफी अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता है। खासतौर पे जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हुई होती है तो वो थोड़े से डर के सेंस में रहते हैं। उनको थोड़ा सा फियर रहता है कि अंग्रेजी है, हमारे पता नहीं इसमें मार्क्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम इसको ढंग से प्रिपेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे। तो इंग्लिश को लेकर के एक तरीके का काफी अलग अलग रुख कैंडिडेट्स में देखने को मिलता है। अगर आप इन क्लासेस को मेरे साथ अटेंड करते हैं, पूरे तरीके से बने रहते हैं क्लासेस में और सीरियसली जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उस हिसाब से अगर क्लासेस को फॉलो करते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पूरे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को लेकर के, एग्जाम फोकस्ड अप्रोच को लेकर के चलेंगे। तो अगर आप मेरे साथ साथ बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करते चलेंगे क्लासेस को, जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स पढ़ाते जा रहा हूँ, जो जो एग्जाम्पल्स करवाते जा रहा हूँ, जो जो प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको देते जा रहा हूँ, अगर आप उसी को सिर्फ फॉलो कर लेंगे तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो आप फॉलो करते रहिए और इसी तरीके से इन लेक्चर्स के साथ, क्लासेस के साथ बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि दिस इज आवर शॉर्ट सेशन, तो आज का क्योंकि पहला सेशन है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक तो ये कि क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि उन टॉपिक्स को पढ़ने का जो एक तरीके से वे रहेगा या एक तरीके से जो अप्रोच रहेगी, जो स्ट्रैटेजी रहेगी, वो क्या रहेगी। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट का और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज इसको शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एक तो ये रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर के अंदर थोड़ा सा ये एक इनहिबिशन या एक तरीके का रिकमेंड, एक तरीके का रिजर्वेशन रहता है इंग्लिश को लेकर के कि यार इंग्लिश सब्जेक्ट है, हमारा उतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, ग्रामर कभी पढ़ी नहीं है, टेक्निकल वाले हैं, नॉन टेक्निकल जो भी है, लेकिन आप लोगों ने इंग्लिश को बहुत ज्यादा सीरियसली स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बहुत रेयर बात नहीं है। सभी कैंडिडेट्स की कमोबेश एक जैसी स्थिति रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम का है उसने भी नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से कभी ग्रामर पढ़ी होती है, वोकेबलरी पढ़ी होती है, और जो इंग्लिश मीडियम वाला भी है उसने भी स्कूल में उतने सीरियसली ग्रामर या वोकेब पे ध्यान नहीं दिया होता, क्योंकि स्कूल में चैप्टर्स पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होती है, उन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ज्यादा फोकस उस पर रहता है। और जो ग्रामर भी पढ़ाई जाती है स्कूल्स में उसका लेवल वो नहीं होता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है। वहां पर आप चीजें याद कर लेते हैं और उसके हिसाब से लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक रटने वाला सिस्टम ज्यादा रहता है, या जो एग्जाम्पल्स भी होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। बहुत लिमिटेड मैनर में चीजों को पढ़ना रहता है, बहुत ही सीमित ढंग से चीजों को पढ़ना रहता है। इसीलिए स्कूल्स में जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने तो इंग्लिश पढ़ी हुई है, हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं या स्कूल में पढ़ी हुई है, तो हम कंपटीशन की भी इंग्लिश कर लेंगे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, नए ढंग से, नए सिरे से, एकदम बेसिक से, स्क्रैच से शुरू करना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इंग्लिश के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा है ग्रामर, टेंस पढ़े, वॉइस पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, बहुत गलत बात है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में लेवल अलग होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि हमें शुरू करना है एकदम स्क्रैच से। स्क्रैच का मतलब ये है कि एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यहां पर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के रहते हैं अगर ग्रामर के होते हैं, और वोकेबलरी के भी जो होते हैं वो भी ऐसे 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 शब्द रहते हैं जो आपने जनरली बोलचाल में नहीं सुने होते हैं। तो इसीलिए आपको नए सिरे से, एकदम जीरो से सब्जेक्ट को शुरू करना है मेरे साथ।
लेकिन हाँ, मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि भले ही आपका लेवल आज 0 हो, चाहे नेगेटिव हो, भले ही माइनस में हो, मैं तो 0 भी नहीं मान के चल रहा हूँ। आप चाहे 0 हो, चाहे माइनस में ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन जैसे-जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी और जब हमारी क्लासेस, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पे पहुँच चुके होंगे, जहाँ आप सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट बनाओगे। ये मेरा एश्योरेंस है आपको। बस ये है कि आपको सीरियसली क्लासेस को फॉलो करना है। तो आप भले ही 0 पर हो, माइनस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंटायर सिलेबस और क्लासेस, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है? अब एक चीज हम देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस, हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है। अभी आपने स्कूल में जो भी पढ़ा उसको भूल जाओ, क्योंकि वो अभी यहाँ पर काम में नहीं आएगा, नए सिरे से चीजों को देखना रहेगा। अभी जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, इसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, ग्रामर और वोकेबलरी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है? ग्रामर और वोकेब 2 पार्ट्स में इसको बांटा जाता है। ठीक है? ग्रामर जो होता है, ये रूल्स पे डिपेंड करता है। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, उसको हम 2 पार्ट्स में जनरली, या 2 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को बोलेंगे ग्रामर और दूसरे पार्ट को बोल देंगे वोकेबलरी। ऐसे 2 पार्ट्स में सिलेबस को बांट लेते हैं। ठीक है? ग्रामर जो होता है, ग्रामर बेसिकली रूल्स पे डिपेंड करता है। इसमें नियम होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। ग्रामर में रूल्स या कंसेप्ट या नियम होते हैं। ठीक है? इसलिए ग्रामर के टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये रूल्स पे या कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्रामर में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, हमें अलग अलग उसको रटना नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे याद नहीं करना है। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, एक बार आपने नियम समझ लिया, तो आप उस कंसेप्ट का यूज करके उस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल जो है वो रिपीट भी होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्या होता है कि भाई, कंसेप्ट तो उतने ही है लैंग्वेज में, ऐसा तो नहीं है कि हर रोज कोई नया कंसेप्ट बन रहा है। एक बार इंग्लिश लैंग्वेज बन गई, एक बार उसके कंसेप्ट बन गए, अब वही कंसेप्ट सैकड़ों हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। ग्रामर के वही रूल्स है, रूल्स तो रोज नहीं बनते नए। एक बार भाषा के जो नियम बन गए, तो वही आगे चलते जाएंगे। ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन भी बनेंगे, वो इन्हीं रूल्स से बनेंगे, इन्हीं कंसेप्ट से बनेंगे, नए कंसेप्ट से तो बनेंगे नहीं। बस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाम बदल देगा, राम की जगह श्याम लिख दिया, सीता की जगह गीता लिख दिया, सोहन की जगह मोहन लिख दिया, टॉम की जगह हैरी लिख दिया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो तो फिक्स है, उतने ही कंसेप्ट है। तो इसीलिए ग्रामर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने एक बार किसी टॉपिक के कंसेप्ट को पूरे तरीके से समझ लिया, अपने दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो फिर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं। जैसे आप पढ़ते हो आर्टिकल्स, ये एक टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है? स्कूल में आपने पढ़ा होगा, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। यही हम पढ़ते हैं ना, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ठीक है? अरे आर्टिकल क्या होते हैं वो सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे, इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा, कि आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, किसके पहले लगते हैं, नाउन और एडजेक्टिव के पहले लगते हैं, वो सब एक सेपरेट टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। पर अभी मैं एक समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपने ये सुना होगा, अभी द को छोड़ दो, जो ए और एन है, आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे शब्द, जो नाउन या एडजेक्टिव हो वो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे शब्द जिनके शुरुआती लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो। कैसा साउंड हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उनके आगे ए लगता है। और ऐसे शब्द जिनके शुरुआती लेटर का साउंड वोवेल साउंड हो, उनके आगे क्या लगता है? एन लग जाता है। ठीक है? जैसे अगर मैंने लिखा एप्पल, तो एप्पल के आगे में क्या लगाऊंगा? एन लगा दूंगा, एन एप्पल। क्योंकि ये इसका एप्पल जो शब्द है, इसका शुरुआती लेटर है ए, और ए का साउंड भी ए है, जो कि एक वोवेल साउंड है। वैसे अगर मुझे लिखना है बनाना, तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा? ए बनाना लगाऊंगा, एन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बनाना शब्द का शुरुआती लेटर है बी,
और बी का जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है ना, वोवेल तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ और यू। उसके अलावा जितने भी लेटर है सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर किसी शब्द का शुरुआती लेटर का साउंड वोवेल साउंड हो तो उसके आगे एन लगेगा, और यदि किसी शब्द के शुरुआती लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके आगे ए लगेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब ये कंसेप्ट हमने समझ लिया, ए और एन को लगाने का कंसेप्ट समझ लिया। तो दुनिया का कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसके आगे ए लगाओगे या एन, तो आप बिना हिचके लगा दो, क्योंकि आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है। अब आपको हर शब्द का नहीं अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कि इस शब्द के आगे ए लगाऊंगा, इस शब्द के आगे एन लगाऊंगा, इस शब्द के आगे ए लगाऊंगा, इस शब्द के आगे एन लगाऊंगा। दुनिया में लाखों शब्द हैं अंग्रेजी के, आपको लाखों शब्द का अलग अलग नहीं पढ़ना है कि किसके आगे ए लगेगा, किसके आगे एन लगेगा। आपने एक ही बार कंसेप्ट पढ़ लिया। अब आप जहां पर भी कोई भी शब्द आपको दिखेगा, आप समझ जाओगे कि यहाँ पर वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल साउंड होगा तो एन लगा दोगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगा दोगे। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। अगर आप एक बार नियम पढ़ लिए, अगर आपने एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंड कर ली, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो उसके बाद कहीं से कोई भी सवाल आ जाए आप उसको कर लोगे। ठीक है, ठीक ऐसा ही हम लोग करते हैं जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे मैंने मान लो कि वर्ब पढ़ी, अब वर्ब में मैंने मान लो कि कहा कि अगर कोई सिंगुलर वर्ब है या सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके आगे आपको हैज लगाना है, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके आगे आपको हैड लगाना है। ये पढ़ लिया एक बार। और अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो आई और वी ऐसे प्रोनाउन है जिनके आगे हैव, आई के आगे खासतौर पे, आई भले ही सिंगुलर भी है तब भी उसके आगे हैव लगता है, ये एक एक्सेप्शन है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। देखिए क्या कंसेप्ट पढ़ा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके आगे हैस लगाना है। जैसे एक आदमी है, एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के आगे क्या लगेगा, हैस लगेगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो उनके आगे क्या लगेगा, हैव लगेगा। इसका एक ही एक्सेप्शन है, आई। आई सिंगुलर है फिर भी उसके सामने हैव लगाते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया। अब दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके आगे हैज लगाओगे या हैव, आप आंख मीच कर भी सही आंसर दोगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा दोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा दोगे। आई एक एक्सेप्शन है जो सिंगुलर है फिर भी उसके आगे हैव न लगाते हुए हैव लगाते हैं। ये कंसेप्ट हो गया आपके दिमाग में क्लियर। तो ये जो वोकेबलरी वाले या जो आपके ग्रामर वाले टॉपिक होते हैं, सॉरी वोकेब बोल रहा हूँ, ये जो आपके ग्रामर वाले टॉपिक होते हैं ये पूरे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड होते हैं, रूल्स पे बेस्ड होते हैं। इसीलिए आपको इसको अलग से रटने की या याद करने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने नियम समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, बस उसके बाद दुनिया का कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए आप उसको कर दोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, नियम समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो उतने ही है भाई। कंसेप्ट रोज थोड़ी बनेंगे, जो वॉइस 3 वॉइस बन गए, सॉरी 3 टेंस बन गए। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। बस अब कोई नया टेंस ऐसा थोड़ी कि कल भी एक टेंस बना, आज भी एक टेंस बना, यही 3 टेंस है। अब अगर सवाल बनना है तो इन्हीं 3 टेंस में से बनेगा, और हर दिन तो नए सवाल बनेंगे नहीं, इसीलिए बार बार वही कंसेप्ट रिपीट होते हैं। अगर मान लो कि आर्टिकल है तो यही 3 आर्टिकल है, ए एन और द। तो अब क्वेश्चन जो बनेगा वो इन्हीं तीनों से बनेगा, नया तो कोई नया आर्टिकल तो आएगा नहीं, यही 3 आर्टिकल सदियों से चले आ रहे हैं, यही चलेंगे आगे भी। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सीमित है, उतने ही कंसेप्ट है। एक बार आपने आर्टिकल पढ़ लिए, एक बार आपने 3 टेंस पढ़ लिए, एक बार आपने वॉइस पढ़ लिए, एक बार आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ ली, अब वही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने उसके सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझ लिया और पूरे ढंग से समझ लिया, आपने अगर मान लो टेंस पढ़े और टेंस के सारे स्ट्रक्चर एक बार में समझ लिए, वॉइस पढ़े, वॉइस के सारे स्ट्रक्चर समझ लिए, नरेशन पढ़े, नरेशन के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो उसी में से प्रश्न आएगा, उससे बाहर आएगा ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे बाहर क्वेश्चन है। बस ये कि नाम बदल देगा, राम की जगह श्याम हो गया, सोहन की जगह मोहन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम नाम कुछ भी लिख दे, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तो पूरे कंसेप्ट से पड़ेगा, जो कि वही आना है जो आ रहा है बार बार। तो इसीलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अब जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर का,
जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर का तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सारे पढ़ लेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपके ग्रिप में रहे, आपकी जद में रहे, आपके ग्रिप से बाहर न जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक टॉपिक है नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, मान लो मैं आपको नरेशन पढ़ा, अब नरेशन से जुड़े हुए जनरली जो टीचर्स टॉपिक पढ़ाते हैं, मान लो कि इससे जुड़े हुए 10 कंसेप्ट पढ़ाते हैं, इसमें मान लो कि टोटल 16 कंसेप्ट है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, टोटल 16 कंसेप्ट है। जनरली जो टीचर्स है वो कितने पढ़ाएंगे, 10 पढ़ा देंगे, 12 पढ़ा देंगे, 13 पढ़ा देंगे। जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 3 कंसेप्ट है जो बहुत रेयर है उनको नहीं पढ़ाएंगे। अब ये 13 कंसेप्ट पढ़ा दिए 16 में से, अब इनमें से कोई प्रश्न आ गया वो तो आप हल कर लोगे क्योंकि वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है या पढ़ लिया है। लेकिन ये जो 3 रेयर कंसेप्ट है ये अगर आपके टीचर ने छोड़ दिए और क्वेश्चन इससे आ गया तो फिर गलत कर दोगे या नहीं कर पाओगे या गलत करोगे मोस्ट प्रोबेबली। हम जो है किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो उससे जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। जैसे नरेशन से जुड़े अगर 16 कंसेप्ट है तो 16 के 16 पढ़ लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आया आपको करते आना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे ग्रामर का तो जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उस कंसेप्ट से जुड़े हुए 8-8 10-10 एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ताकि यही क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मान लो कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने आपको वॉइस पढ़ा है, जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा तो वॉइस के जितने भी कंसेप्ट है, मान लो कि वॉइस के 10 कंसेप्ट है, तो हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड 10-10 12-12 एग्जाम्पल क्लास में ही करवा दिए जाएंगे, ताकि आपके सामने जैसे ही प्रश्न आओ आप उससे पहले ही फेमिलियर हो, उसको देख के डरोगे नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये वॉइस का ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने 10 पहले ही सॉल्व किए हुए, लगा दिया। जब आप कंसेप्ट, हर कंसेप्ट किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रत्येक कंसेप्ट और हर कंसेप्ट के 8-8 10-10 एग्जाम्पल बिफोर हैंड करके रखते हो, कोई सवाल ही नहीं बचता कि आपसे प्रश्न ना बने एग्जाम में, क्योंकि इसके बाहर एग्जाम में प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि इतने ही कंसेप्ट हैं, इससे ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। ये कोई करंट अफेयर्स तो है नहीं कि रोज नया बन रहा है, भाषा एक बार बन गई बात खत्म हो गई, उसी में से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा उसको होलिस्टिक पढ़ेंगे, होलिस्टिक मतलब समग्रता में जितने जुड़े हुए पक्ष हो सकते हैं सभी पक्ष को समझेंगे, हर पक्ष की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उससे जुड़े हुए 8-8 10-10 एग्जाम्पल भी कर लेंगे। दूसरी चीज रटना बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश रटने का विषय नहीं है, कम से कम वॉकैब तो रटने का विषय कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी ये ग्रामर, ग्रामर तो रटने का विषय बिल्कुल भी नहीं। वोकेब में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत चीजें मगअप करनी पड़े, लेकिन ग्रामर ऐसा है जिसमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर चीज का रूल होता है, जैसे मैथ्स में नहीं होते वैसे हर चीज का रूल होता है यहाँ पर, हर चीज का नियम होता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर एक भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर विश्व का कोई भी सवाल आ जाए आप कर लोगे, जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में आपने एक बार याद कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। अब आपके सामने कोई भी ए और बी दे दिए जाए तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ऐसे ही इंग्लिश के ग्रामर में नियम होते हैं, बस नियम पढ़ना है, उसको समझ लेना है, उसके हिसाब से आपसे कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। यहाँ पर रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक शब्द भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन कैसा भी आ जाए क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे और इतने तरीके से क्वेश्चंस को देख चुके होंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। फिर चाहे कान ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े, अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा देगा आप सॉल्व कर लोगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर टॉपिक्स कुछ लिख देता हूँ, या यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे भी हुए हैं। सबसे पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये अपने आप में पूरे ग्रामर का, आप ये मान के चलो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अपने आप में पूरे ग्रामर का 50% अकेला यही है, इफ नॉट मोर देन दैट, 40 से 50% अकेला यही होता है।
इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल, यहां पर आपको दिख रहे होंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये अपने आप में पूरे ग्रामर का 50% अकेला पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्पीच के पार्ट, स्पीच का मतलब सेंटेंस, लैंग्वेज। स्पीच का मतलब होता है आप स्पीच को सेंटेंस बोल लो या लैंग्वेज बोल लो, व्हाट्सएवर, सेंटेंस या लैंग्वेज, ठीक है ना। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, जब भी हम भाषा बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, उसको बोलेंगे वो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होता है। जरूरी नहीं है कि सारे ही आ जाए किसी वाक्य में, किसी में इनमें से 4 आएंगे, किसी में 2 आएंगे, किसी में 8 के 8 भी आ सकते हैं, किसी में 3 आ सकते हैं, किसी में 2 भी आ सकते हैं, पर होंगे इनमें से, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि सेंटेंस में या स्पीच में या लैंग्वेज में जो जो आती है चीजें, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसमें इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशंस होंगे, कंजंक्शंस होंगे, इंटरजेक्शंस होंगे। इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आए। जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही वाक्य में आ जाए, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, पर इन्हीं 8 में से कोई ना कोई हो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई चीज बना रहे हो, उसमें जो जो चीजें पड़ी हुई है, डली हुई है। जैसे मान लो आप बना रहे हो बिरयानी, अब बिरयानी में जो जो चीजें डलेंगी वो बिरयानी के पार्ट हो गए। जैसे आपने बिरयानी में चावल डाला, तेल डाल दिया, सब्जियां डाली, नमक डाला, मसाले डाले, पानी डाला, बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, सब्जियां डाल दी, तो ये सब क्या हो गया, बिरयानी। गोश्त डाल दिया, मान लो नॉन वेज, अगर वेज बिरयानी नहीं है तो उसमें आपने थोड़ा सा नॉन वेज ऐड कर दिया, तो वो सब क्या हो गया, बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जिनके बिना बिरयानी बन सकती है, कुछ चीजें ऐसी है जिसके बिना बिरयानी बन ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल चावल के बिना बिरयानी नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो चावल क्या हो गया, कंपलसरी पार्ट हो गया बिरयानी का। कहीं ड्राई फ्रूट्स में से कुछ ना हो तो उसके बिना बिरयानी बन जाएगी। जैसे आपके पास मान लो कि कोई पर्टिकुलर बादाम नहीं है तो मत डालो, बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सब्जियों में से कोई खास सब्जी नहीं है तो आप मत डालो, बन जाएगी, फिर भी बिरयानी बन जाएगी। लेकिन चावल के बगैर बिरयानी नहीं बन सकती। ऐसे ही ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनमें भी कुछ कंपलसरी है, कुछ नॉन कंपलसरी है, जिनके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे वर्ब जो है, इसमें आपको जो ये वर्ब दिख रहा है, वर्ब कंपलसरी पार्ट ऑफ स्पीच है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। जैसे बिरयानी बिना चावल के नहीं बन सकती, उसका इंटेग्रल पार्ट है, उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते आप बिरयानी। ठीक वैसे ही वर्ब जो है, वो सेंटेंस की का चावल है, मान लो सेंटेंस अगर बिरयानी है तो उसका चावल वर्ब है, इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। जबकि जो है, जैसे एडजेक्टिव है, ये ड्राई फ्रूट है, अगर हो तो आप ऐड कर लो, ना हो तो नहीं भी सही, इसके बिना सेंटेंस बन जाएगा। बिना एडजेक्टिव के, बिना एडवर्ब के सेंटेंस बन जाते हैं, लेकिन बिना नाउन के नहीं बनते। तो इस तरीके से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में, किसी भी लैंग्वेज में इन 8 में से ही कोई ना कोई आता है। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 3, पर इन्हीं में से कुछ ना कुछ आए, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप देखोगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा, ये आपके ग्रामर का मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50% यही है। और ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। नाउन अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। नाउन के 5 भेद होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद नाउन को काउंटेबल, अनकाउंटेबल में डिवाइड किया जाता है। फिर नाउन को एक तरीके से हम अलग अलग तरीकों से उसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोनाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके भी बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। वर्ब तो बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। नाउन इज अ सेपरेट ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ। वर्ब इज अ सेपरेट ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ। वर्ब तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो ये सभी ग्रामर के हिस्से हैं। लेकिन हाँ, ये सब कंसेप्ट पे आधारित है। इसमें से रटना, एक शब्द भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कंसेप्ट पे आधारित है, सब समझ पर, नियम पर आधारित है। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे टेंस। यहां पर मैंने दिया भी होगा टेंसेस। दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, टेंस।
टेंस आप जानते हैं कि 3 टेंस है और हर टेंस के अंदर 4-4 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ऐसे 4 × 12 हो जाते हैं। 3 तो टेंस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और फिर एक के अंदर 4-4 होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे एक के अंदर 4 तो 3 के अंदर 12, तो दूसरा टेंस हो जाते हैं। फिर उसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऐसे 3 तरह के वाक्य होते हैं, तो वो और अलग अलग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं वॉइस। टेंस और वॉइस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इनको साथ में ही पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब रिप्लेस कर देते हैं तो टेंस से वॉइस बन जाता है। ठीक है ना, तो ये जो वॉइस है ये टेंस के साथ ही पढ़ेंगे हम। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो वही है जो टेंस है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब ही वो होता है कि जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक खास प्रयोग करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब उस प्रयोग को उलट देते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे। ये मैं केवल अभी आपको वन लाइनर बता रहा हूँ, इनको हमको डिटेल में एकदम डीप में सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद आएंगे सेंटेंसेस पे। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे बनते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सब। सेंटेंसेस भी 5 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है ना, बल्कि 6 प्रकार के माने गए अगर नेगेटिव को अलग मान ले तो। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, ऐसे 6 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो है सेंटेंस के फॉर्मेशन के बाद सेंटेंस के टाइप्स। इसी में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे किसी चीज को सब्जेक्ट बोला जाएगा, कैसे किसी चीज को ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस कितने अलग अलग तरीकों के होते हैं, 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ मीनिंग, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे। तो टाइप्स भी 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर के बेस पे और दूसरा होता है आपका मीनिंग के बेस पे। मीनिंग मतलब उसका कंटेंट क्या है बेसिकली। स्ट्रक्चर के बेस पे 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और मीनिंग के बेसिस पे 6 भागों में बांट देते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ऐसे सेंटेंस को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक तरह के सेंटेंस को दूसरी तरह के सेंटेंस में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। उसके बाद आता है पंक्चुएशन मार्क्स पे। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉलन लगता है, कहाँ सेमी कॉलन लगता है, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, तो वो सब पंक्चुएशन मार्क्स पे देखेंगे। उसके बाद आएंगे आर्टिकल, जो मैं अभी आपको बता रहा था, एक्टिव, ये सॉरी, ए एन एन द, ए एन और द, ये जो आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा था, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये सब पढ़ के आपको मजा आएगा, ये सब जो है ये पढ़कर आपको आनंद आएगा, क्योंकि ये रटना नहीं है, मैं रटवाने पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज का कंसेप्ट बताऊंगा, आपको खुद को मजा आने लगेगा, खुद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे। मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप खुद ही उसका आंसर जो है वो अपने आप से देने लगोगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आधार पे हम पढ़ेंगे। जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, इसके सबके नियम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, विथ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, नियम तो ये कहता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट बड़े कॉम्प्लेक्स हो, जहां पता ही ना चले कि इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, फिर वहां कैसे वर्ब डिसाइड होती है, तो इसके नियम है, इसके करीब 12-13 नियम है। उन नियमों के आधार पर फिर तय होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। तो वो सभी हम नियम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो गया, नरेशन, सॉरी, नरेशन नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नरेशन, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके भी 14-15 नियम है, सारे नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप करने में सक्षम रहो। ठीक है,
इसमें 5 तरह के सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, उन सेंटेंसेस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से कैसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है, रिपोर्टिंग स्पीच बदलती है, कैसे टेंस बदलता है, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, सबके नियम है। तो अपन इसके नियम पढ़ेंगे कि किस तरह के सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो किस हिसाब से चीजें बदलती है नियम के हिसाब से। स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, रिपोर्टेड वर्ब कैसे बदलेगी, रिपोर्टिंग स्पीच कैसे बदलेगी, उसके अंदर का टेंस कैसे बदलेगा, फिर उसके बाद बीच में ये लगता है आपका कनेक्टर लगता है, तो कनेक्टर कहाँ ऐड होगा, किस तरह से ऐड होगा, कौन सा कनेक्टर ऐड होगा, किस तरह के सेंटेंस में कनेक्टर ऐड होगा, किसमें नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा। तो इसके सबके नियम है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन है उसको भी हम डिटेल में कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और टॉपिक है जो इसमें आते हैं आपके ग्रामर वाले पोर्शन में, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बता दिया, टेंस, वॉइस, सेंटेंसेस, पंक्चुएशन मार्क्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर कभी कभार पूछा जा भी सकता है, इसलिए हम इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं आता, पर हम फिर भी इसको पढ़ लेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन टैग बहुत आसान है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा टॉपिक और बचा हुआ है, तो इसके अलावा ग्रामर में मेरे हिसाब से ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। सेंटेंसेस मैंने आपको बता ही दिया है, डिटरमाइनर्स बता ही दिया है। ठीक है, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, बस इससे ज्यादा जो है आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वर्ब में क्योंकि ये खुद ही टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े, जैसे वर्ब जो है इसी के अंदर फ्रेजल वर्ब भी आएगी, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं बता रहा हूँ। वर्ब के अंदर एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब वैसे अलग से भी कई लोग बता देते हैं, मैं वर्ब के अंदर आपको बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो वो अलग से टॉपिक नहीं है। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बता ही दिया है, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब वर्ब के ही अंदर बता दूंगा, ये भी एक अलग से टॉपिक वैसे बता देते हैं कई लोग अलग से, पर वो वर्ब में ही अपन देखेंगे। फ्रेजल वर्ब वो होती है, फ्रेज का मतलब होता है जहां दो से ज्यादा शब्द हो, 2+ शब्द हो, तो उसको फ्रेज बोलेंगे। ऐसी वर्ब जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्द आए। फ्रेज का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा शब्द हो, तो उसको फ्रेज बोल देंगे। एक शब्द है तो वो वर्ड है, भाई एक ही है तो क्या है, वर्ड है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो ये फ्रेजल वर्ब में ऐसे होते हैं कि ऐसी वर्ब जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्द आते हैं, कभी कभार तीन भी आ जाते हैं, जनरली दो आते हैं। जैसे लुक फॉर, लुक इनटू, गिव अप, ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है, जिसमें दो दो शब्द आते हैं। अब जैसे लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक फॉर का मतलब होता है उम्मीद करना या खोजना किसी चीज को। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उम्मीद करना। लुक फॉरवर्ड अगर मैं लिख दूं, अपेक्षा करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन करना। ठीक है, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो लुक का मतलब होता है देखना, ये सिंपल वर्ब है। लुक क्या हो गई, सिंपल वर्ब हो गई, साधारण वर्ब हो गई। लुक का मतलब देखना किसी चीज को, सिंपल वर्ब हो गई। लेकिन इसी लुक के आगे अगर मैंने इनटू लगा दिया, तो अब इसका मतलब देखना नहीं होगा। लुक इनटू का मतलब होगा इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। इसी लुक के आगे मैंने फॉरवर्ड लगा दिया, तो इसका मतलब देखना नहीं होगा। लुक फॉरवर्ड का मतलब होगा उम्मीद करना, आशा करना। ठीक है, ऐसे गिव का मतलब होता है देना, ये सिंपल वर्ब है। गिव जो है वो सिंपल वर्ब है। गिव का मतलब क्या होता है, देना। लेकिन अगर गिव के आगे मैंने अप लगा दिया, तब ये फ्रेजल वर्ब बन गई। इसका मतलब अब देना नहीं होगा। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, हार मानना, कोई काम छोड़ देना हार मान के, उसको बोलते गिव अप करना। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से फ्रेजल वर्ब होती है। जब एक सिंपल वर्ब के साथ कोई दूसरी चीज जुड़ जाती है बाद में, तो उसका मतलब बदल जाता है, तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ये सिंपल वर्ब है, लुक सिंपल वर्ब है, गिव सिंपल वर्ब है।
लुक भी सिंपल वर्ब है, गिव भी सिंपल वर्ब है, लेकिन इनके आगे जब ये अप लग गया या फॉरवर्ड या इनटू लग गया तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है और इसका मतलब भी अलग ही हो जाता है। तो ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो इनको भी मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगा। क्वेश्चन टैग मैंने आपको बता ही दिया कि मैं बताऊंगा। फ्रेजल वर्ब जो है वो वर्ब के अंदर ही हम लोग देख लेंगे। अब प्रीपोजिशंस की अगर बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, करीब 35 के आसपास प्रीपोजिशन हमें पढ़ना होते हैं। कंजंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, करीब करीब 30-35 के आसपास कंजंक्शन भी हमको पढ़ना होते हैं। इंटरजेक्शन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फिर भी उसको थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता ही है। तो ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये सभी ग्रामर का हिस्सा है। कंडीशनल सेंटेंसेस एक टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस भी है, हालांकि वो सेंटेंस में ही मैं बता दूंगा वहां पर जब आपको सेंटेंस बताऊंगा, पर फिर भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब, है ना। ये सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जितने भी टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूं ये सब हमारे ग्रामर के टॉपिक हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, टेंस, वॉइस, सेंटेंस, पंक्चुएशन मार्क्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, ये सभी जो है आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। और इसको रटना नहीं है, ये सब समझने के हैं। हर एक टॉपिक के अंदर कंसेप्ट है, रूल्स है, नियम है, सारे रूल्स को, सारे कंसेप्ट को हम समझ लेंगे और जितने भी रूल्स हो सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उसको इन डेप्थ समझेंगे और फिर सबकी प्रैक्टिस करेंगे। हर एक के 10-10, 12-12 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप करने की कंडीशन में रहो। ये हो गया हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। अब आते हैं वॉकेब वाले पोर्शन पे। अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एग्जाम में 60-40 का रेशो जनरली रहता है। अगर मान लो कि 100 प्रश्न आ रहे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन मान लो कि अगर इंग्लिश के आ रहे हैं तो उसमें से या 10 प्रश्न आ रहे हैं, 100 ना लेकर के 10 का आंकड़ा ले लो, तो 6 प्रश्न ग्रामर के रहते हैं और 4 प्रश्न वॉकेब के। ये मैं फिक्स नहीं बता रहा, एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ, एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो कि किसी परीक्षा में अगर 10 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जा रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन जो है ग्रामर के रहेंगे और 4 क्वेश्चन वॉकेब के रहेंगे। जनरली ये रेशो रहता है, जनरली, नियम नहीं है ऐसा कुछ भी, जनरली ये रेशो रहता है, ठीक है ना। 60-40 का रेशो दोनों में रहता है, ग्रामर 60% और वॉकेब 40%। अब ग्रामर तो हमने समझ लिया, अब आते हैं वॉकेब की बात करते हैं। ग्रामर में जो टॉपिक बताए आप ये मान के चलो कि अगर क्वेश्चन पेपर बनता है तो 60% क्वेश्चन ग्रामर वाले पोर्शन से रहते हैं, और ऐसा कोई नियम नहीं है, 2-4-5%, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। अब आते हैं वॉकेब। मान लो कि वोकेब से 40% क्वेश्चन है, 10 प्रश्न आ रहे हैं तो 4 वोकेब के रहेंगे, ऐसा मान सकते हैं। अब इसका यह मतलब है कि हम वोकेब को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 40% भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसमें यह बात शामिल है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अरे एक एक नंबर पे सैकड़ों कैंडिडेट अंदर और बाहर हो जाते हैं, तो 40% तो बहुत ज्यादा वेटेज हो गया। वोकेब में हमको क्या पढ़ना रहता है? वोकेब में पढ़ना कुछ नहीं रहता, वोकेब में आते हैं वर्ड्स। वॉकेब का मतलब ही होता है, इसमें क्या आते हैं? वर्ड्स, शब्द, केवल और केवल शब्द पढ़ने होते हैं। बस ये है कि इन शब्दों को पूछने का तरीका अलग अलग होता है। होंगे शब्द ही, होंगे वर्ड्स ही, लेकिन वर्ड्स अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे सिनोनियम एंटोनियम के रूप में। सिनोनियम या एंटोनियम, सिनोनियम मतलब समानार्थक शब्द, एंटोनियम मतलब विपरीत या विरुद्धार्थी शब्द, जिसको विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो सिनोनियम के फॉर्म में पूछ लेगा, एंटोनियम के फॉर्म में पूछ लेंगे, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर ईडीएम एंड फ्रेजेस, जिसको ईडीएम को मुहावरे और लोकोक्ति बोलते हैं, या फिर सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स, या फिर मीनिंग के रूप में ही पूछ लिया।
मीनिंग का मतलब ऑड वन छाटने को दे दिया, पिक दी ऑड वन, ठीक है, पिक दी ऑड वन, चार शब्द दे दिए और कहा इनमें से जो अलग है उसको छाटो, तो वो मीनिंग पर आधारित क्वेश्चन हो गया, ठीक है। या फिर और कई तरीके से शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे होमोफोन्स वगैरह है मीनिंग के रूप में, होमोफोन्स वगैरह जिनकी ध्वनि एक जैसी हो लेकिन मतलब अलग अलग हो, उसको होमोफोन बोल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि वोकेब में होते शब्द ही है, होते क्या है बेटा, वर्ड्स, बस ये वर्ड्स को पूछे जाने का तरीका अलग अलग होता है। ये सिनोनियम या एंटोनियम के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, यानी समानार्थक और विपरीत, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछे जा सकते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ईडियम या फ्रेज के रूप में पूछे जा सकते हैं, यानी मुहावरे और लोकोक्ति उसका अर्थ, सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में पूछे जा सकते हैं, यानी उपसर्ग प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं, मीनिंग के रूप में पूछे जा सकते हैं कि चार शब्द दिए और कहा इनमें से जिसका अलग अर्थ है उसको छाटो, आपको चारों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर होमोफोन्स होते हैं जो एक जैसे हैं लेकिन जिनका मीनिंग अलग अलग है, जैसे मान लो कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, अब ये दोनों ही एक्सेप्ट है, इनको पढ़ते एक्सेप्ट है लेकिन इनका मतलब अलग अलग, इनको बोलते हैं होमोफोन। फोन का मतलब होता है ध्वनि, आवाज, जिनके जिनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे, जिनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, इनको होमोफोन्स कहा जाता है। इनकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन दोनों को पढ़ते एक्सेप्ट ही है, दोनों की ध्वनि या साउंड एक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन या डिक्शन एक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है और स्पेलिंग भी अलग अलग है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, इसको छोड़कर, के अलावा या किसी चीज को छोड़कर, उसके अलावा, ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं कि इनको होमोफोन्स बोलते हैं, ऐसे कुछ शब्द आ सकते हैं, आएंगे वर्ड्स ही, चाहे सिनोनियम एंटोनियम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ईडीएम फ्रेसेस हो, सफिक्स प्रीफिक्स हो, पूछा आपसे शब्द ही जाता है वो, इतने अलग अलग रूपों में। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, वोकेबलरी इसका मतलब है कि इसको रटना पड़ेगा, पूरे तरीके से मगअप करना पड़ेगा? नो, द आंसर इज नो, नहीं, इसको भी रटने की जरूरत नहीं, रटते तो बच्चे हैं, आप लोगों को इसको रटने की कतई कोई जरूरत नहीं। मैं आपको जो वाक्य पढ़ाऊंगा उसमें आपको मिनिमम रटना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको जब पढ़ेंगे तो कुछ टेक्निक यूज करके पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक यूज करके पढ़ेंगे। जब आप टेक्निक और ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको अपने आप रटने की आवश्यकता कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा, मैं ये बोलूं कि 100% ही आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। वोकेब जो है वो थोड़ा बहुत तो रटने की जरूरत पड़ ही सकती है, पर मैक्सिमम नहीं, क्योंकि जब मैं वोकेब पढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसे कंसेप्ट चलते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स चलती है जिसके माध्यम से आप बिना रटे शब्दों को याद कर सकते हैं। जैसे एक शब्द चलता है, एक टेक्निक या एक ट्रिक या एक तरीका जिसको बोल लो, एक टेक्निक चलती है रूट वर्ड, रूट वर्ड टेक्निक, एक चलती है निमोनिक्स, निमोनिक्स, है ना, एक चलती है एनेक्डोटल, एनेक्डोट्स के माध्यम से समझना, कोई कहानी, कोई किस्सा, ऐसा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आप वोकेब को बिना रटे पढ़ सकते हैं, बिना रटे याद कर सकते हैं। जैसे रूट वर्ड में हमको एक ही शब्द याद करना है, जैसे रूट का मतलब होता है जड़, आपने जड़ को याद कर लिया तो पूरा पेड़ जो है वो जड़ से ही खड़ा होता है, जड़ से ही बनता है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एक शब्द है साइड, CIDE, साइड, ये एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है जड़, जड़ से फिर फाइनली पूरा पेड़ बनता है, जड़ से क्या बनता है? पेड़ बनता है। इसी तरह अगर आपने रूट वर्ड पढ़ लिया तो उस रूट वर्ड से जुड़े हुए सारे शब्द आपको अपने आप आ जाएंगे। केवल रूट वर्ड पढ़ लिया तो उससे जुड़े हुए सारे शब्द अपने आप आपको आ जाएंगे, इसको बोलते हैं रूट वर्ड टेक्निक। जैसे एक रूट वर्ड है साइड, साइड जो है, जैसे हमारी नॉर्थ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनकी मदर लैंग्वेज थी संस्कृत, है ना, अपनी जो भी भाषाएं हैं वो किससे बनी है? सब संस्कृत से बनी है, चाहे वो हिंदी हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, ये जितनी भी भाषाएं हैं इनकी इनकी जो
जड़ है या इनका जो ओरिजिन है वो काय में, संस्कृत। सभी भारतीय भाषाएं, उत्तर भारत की, मैं दक्षिण की भाषाओं की बात नहीं कर रहा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्थ ईस्ट की भी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है वो संस्कृत से बनी हुई है। ऐसे इंग्लिश जो है या यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बनी है, लैटिन और ग्रीक। उनमें आपको दो दो भाषाओं के शब्द मिलेंगे, लैटिन के और ग्रीक। जैसे हमारी भारतीय भाषाएं संस्कृत से बनी है, वैसे ही ये जो यूरोप की भाषाएं हैं ये लैटिन और ग्रीक से बनी है। इसीलिए वहां पर आपको उनकी लैंग्वेज में लैटिन और ग्रीक से बने हुए शब्द मिलेंगे। ये जो साइड है ये लैटिन का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है। साइड का मतलब होता है किलिंग, किसी को मार देना, किलिंग ऑफ समबडी। साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग। ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है किलिंग, मारना। अब किसी भी शब्द में अगर आपको साइड लिखा हुआ दिख जाए, CID साइड लिखा हुआ दिख जाए, तो आप मान सकते हो कि इसका मतलब क्या है, किसी चीज की किलिंग से रिलेटेड है। अगर साइड लिखा दिख जाए इसका मतलब काय से रिलेटेड है, किलिंग से रिलेटेड है। अब किसी भी शब्द में अगर आपको साइड दिख रहा है और उसके आगे जो लिखा है उसकी किलिंग, जैसे मान लो मैंने लिखा सुइसाइड, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। सुई, HUI, सुई। सुई भी लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सेल्फ, खुद को। सुई का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो सुई का मतलब सेल्फ और साइड मतलब किलिंग, तो सुसाइड का मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या, खुद को मार लेना, क्या हो गया, सुसाइड हो गया। अब कहीं पर भी साइड शब्द आएगा उसके आगे जो भी, जैसे पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, पेरीसाइड, यूरोरिस साइड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी किलिंग से रिलेटेड। पेट्री मतलब पिता, फादर। पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या। मैट्री मतलब मदर, मदर की हत्या। जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था, बाद में उसके प्राण निकल गए। अजात शत्रु ने जैसे बिंबिसार को मारा था, उसको बोलते पेट्रीसाइड करना, पिता की हत्या, जो राज परिवारों में पहले होती थी, सत्ता को लेकर के हुआ करती थी। ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपको साइड शब्द दिखे तो आपको, आप समझ लोगे कि उसका मतलब किलिंग्स है। क्या होता है कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपको अगर एग्जैक्ट उत्तर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुंच सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई शब्द आया जिसमें साइड आ रहा है, क्या आ रहा है, साइड आ रहा है। आपके सामने एक शब्द आया जिसमें साइड आ रहा है। अब इसको आपको मीनिंग बताना है, चार ऑप्शन है, ABCD। अब ये चार ऑप्शन में से दो ऐसे हैं जिनमें किलिंग शब्द आ रहा है, बाकी दो में किलिंग नहीं आ रहा। मान लो ए और बी में किलिंग, ए और सी में किलिंग आ रहा है और बाकी दो में किलिंग नहीं आ रहा। अब आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना, कि बी तो आपका आंसर नहीं हो सकता, डी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो शब्द है उसमें साइड आ रहा है, उसके आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, पीछे साइड है। तो आप ये मान सकते हो कि साइड का मतलब यार मैंने पढ़ा हुआ था किलिंग, तो इसमें बी और बी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें किलिंग नाम का कोई जिक्र नहीं आ रहा, किलिंग कंसेप्ट का जिक्र नहीं आ रहा। ए और सी में से कुछ मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में किलिंग शब्द आ रहा है। अब अगर आपको पूरा पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो आपके सही होने के चांसेस अब 50% तो हो गए ना, जो कि पहले 25% थे। अगर आपको बिल्कुल नहीं, हवा नहीं लगती, तो आपके सही होने के चांस 25% थे, लेकिन अब वो बढ़ करके आधे हो गए, मतलब 50% हो गए 25% से बढ़ के। ठीक है ना, तो और अगर मान लो आपको पता ही है तो फिर और सोने पे सुहागा, आप 100% ही सही लगा दोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एलिमिनेशन की मेथड काम करती है, और यहाँ पर ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको एलिमिनेशन की टेक्निक भी मदद करेगी, और वैसे जनरली भी आप जो है आंसर्स को सही कर लो। ऐसे ही एक टेक्निक न्यूमोनिक्स की होती है, ऐसे ही टेक्निक होती है एनेक्डोटल टेक्निक, उसके माध्यम से जब हम शब्दों को पढ़ेंगे आपको बिना रटे जो है वो समझ में आएगा। जैसे जब हम इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति, तो उसमें बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे ट्रांसलेशन है हिंदी का। कई सारे ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग आपको पता चल जाए, जिनसे जुड़ा हुआ कहानी पता चल जाए, तो आपको वो हमेशा दिमाग में याद रहेगी। उसके पीछे कोई कहानी होती है, अगर आपको कहानी पता है,
तो कंसेप्ट वाली अगर वो स्टोरी पता है तो आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगी। ऐसे वोकेब को पढ़ने के भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है। जब आप उससे वोकेब पढ़ोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तमाम जो है आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ग्रामर के भी मैंने बता दिए और वोकेब के भी बता दिए और किस ढंग से पढ़ना है ये भी बता दिया। अगली बात जो मेन है वो ये है कि एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो है एरर के। एरर के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एरर डिटेक्शन के और एरर करेक्शन के। और इसमें भी एरर के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ग्रामर वाले और दूसरे वोकेब वाले। मैं आपको जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं ना शुरुआत क्लास में ही बता दे रहा हूं, ताकि जब हम कंसेप्ट पढ़ना शुरू करें, जैसे अब हम आगे कंसेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अपने आप आपके दिमाग में ये आ जाए कि इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मैं तो खैर क्वेश्चंस बताऊंगा ही, मैं तो आपको हर टॉपिक के सैकड़ों प्रश्न बताऊंगा, लेकिन आपके अपने दिमाग में भी जो है दिमाग चलने लगे कि यार जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, मान लो मैं नाउन पढ़ रहा हूं या मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहा हूं, तो इससे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस ढंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आप ही को समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अब जो एरर एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, एरर का मतलब होता है त्रुटि, गलती, मिस्टेक। अब एरर वाले क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक ग्रामर में भी आते हैं, दूसरा वोकेब में आते हैं। जो ग्रामर में आते हैं एरर वाले क्वेश्चंस, जो ग्रामर में आते हैं एरर वाले क्वेश्चंस, वो तो कंसेप्ट से हल होंगे, उसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और जो वोकेब में आते हैं उसमें जनरली क्या होता है, स्पेलिंग करेक्शन आता है। वोकेब में जो आते हैं वो तो स्पेलिंग मिस्टेक वाले आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन के आते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के कैसे आएंगे, जैसे मान लो कि चार आपको स्पेलिंग्स दी है और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है या गलत है। मान लो कि चार में से तीन सही होंगी, एक गलत होगी, आपको बताना है गलत स्पेलिंग कौन सी है। या चार में से तीन गलत होंगी, एक सही होगी, आपको बताना है कि सही कौन सी है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक वाले सवाल आते हैं वोकेब में। अगर एरर वाले क्वेश्चन है तो, एरर क्या बता रहा हूं, एरर वाले क्वेश्चन। जो एरर वाले क्वेश्चन वोकेब में आते हैं वो स्पेलिंग एरर के आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के। उसमें आपको चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से सही कौन सी है और गलत कौन सी है, या गलत कौन सी है और सही कौन सी है। तीन सही होंगी, एक गलत होंगी, या फिर तीन गलत होगी, एक सही होगी। जो सही होगी या जो गलत होगी वो आपको जो तीनों से अलग होगी वो पहचानना होगा। तीन सही है तो गलत पहचानना होगा, तीन गलत है तो जो सही है वो वाली पहचानना होगा। ठीक है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक वाले आते हैं वोकेब। जबकि ग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं एरर वाले, वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। वो भी दो तरह के रहते हैं, एक डिटेक्शन वाले रहते हैं और एक करेक्शन वाले रहते हैं, और एक दोनों रहते हैं, डिटेक्शन प्लस करेक्शन दोनों होता है। जैसे मान लो कि डिटेक्शन वाले कौन से आते हैं, मान लो एक वाक्य लिख दिया आपके सामने, एक सेंटेंस लिख दिया और आपको बताना है कि इसमें गलती कौन से हिस्से में है। जैसे मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मी एंड माय ब्रदर आर गोइंग फॉर शॉपिंग। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आर गोइंग फॉर शॉपिंग। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा मी एंड माय ब्रदर आर गोइंग फॉर शॉपिंग, और इसको चार भागों में बांट दिया, मी एंड माय ब्रदर आर गोइंग फॉर शॉपिंग। ठीक है, और चार ऑप्शंस बना दिए। ये वाला पहला हिस्सा ए बोला, दूसरा हिस्सा बी बोल दिया, तीसरा हिस्सा सी बोल दिया, चौथा हिस्सा डी बोल दिया, और पांचवा हिस्सा ई बोल दिया, नो एरर। पांचवे में कुछ नहीं है, और आपको बताना है कि इसमें से कहां पर गलती है। ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है, ये गलती नहीं है, नो एरर। कुछ ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा सही। ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर का कोई कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। एरर इटसेल्फ इज नॉट अ टॉपिक सेपरेटली, एरर अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। ग्रामर में जितने टॉपिक हम पढ़ते हैं उनमें से किसी भी टॉपिक से एरर का क्वेश्चन बन सकता
एरर अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, जैसे नाउन अपने आप में टॉपिक है, एडजेक्टिव अपने आप में टॉपिक है, टेंस अपने आप में टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में टॉपिक है, ऐसे ही ग्रामर कोई टॉपिक नहीं है। जितने टॉपिक आपने ग्रामर में पढ़े हैं उनमें से किसी भी टॉपिक से एरर का क्वेश्चन बन सकता है। कहीं पर भी गलती कर दी और कहा कि पहचानो कि कहां पर गलती है, या सही करो जहां पर गलती है उसको करेक्ट करो, ठीक है, तो वो एरर का बन गया। एरर अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। एरर का प्रश्न ग्रामर के किसी भी हिस्से से बन सकता है, कहीं पर भी कोई गलती कर दी और कहा कि पहचानो कहां गलती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे कि यहाँ गलती है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे कि इसका सही ये होगा, करेक्शन भी करने को बोल सकता है। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आप पहचान भी लोगे और सही भी कर दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे एरर वाले क्वेश्चन में जैसे इसमें ए वाले हिस्से में गलती है, मी एंड माई ब्रदर नहीं आएगा, आई एंड माई ब्रदर आएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट हो, आप लोग बाजार जा रहे हो, मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू द मार्केट या गोइंग फॉर शॉपिंग व्हाटसोएवर, तो आप सब्जेक्ट हो और ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव केस होता है आई, मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो तो आई लिखोगे, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई ईट बनानाज, ऐसा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूं, मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा तो फिर मैं मी लिखूंगा, मेरे ऊपर कोई काम कर रहा है, जैसे ही स्लैप्ड मी, उसने मुझे मारा, तो अब मैंने काम नहीं किया, काम तो उसने किया, मैं ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने रिसीव किया काम को, तो मैं मी लिखूंगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही स्लैप्ड आई, गलत हो गया, ही स्लैप्ड मी ये सही है, लेकिन मी एम वॉकिंग गलत हो जाएगा, आई एम वॉकिंग मैं चल रहा हूं, मी एम वॉकिंग थोड़ी होगा। तो ये जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का अंतर है। अगर आप सब्जेक्ट हो तो आई लिखोगे, ऑब्जेक्ट हो तो मी लिखोगे, तो यहां गलती थी। अब अगर आपको प्रोनाउंस क्लियर है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्लियर है, तो आपको आप धड़ल्ले से इसको कर लोगे और सही कर दोगे। तो एरर के भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक मैंने आपको सिलेबस का पूरी जानकारी दे दी कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और साथ ही साथ कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे हमें उनको टेकल करना है। हर चीज को सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, सिक्वेंशियल ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, और इस तरीके से ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना एग्जाम में, ठीक है। अब हम जो हमारा जो टॉपिक शुरू करेंगे वो नाउन से शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक हम लेंगे नाउन। नाउन अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 9 जो है, सॉरी ये 8 जो है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पांचों, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनमें से कुछ बहुत बड़े कुछ बहुत छोटे हैं। जैसे प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, कंजक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, वही इंटरजेक्शन छोटा टॉपिक है, कंपेरेटिवली छोटा है, एक दिन में क्या आधे घंटे में हो जाएगा इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन को 4 दिन लग जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। कंजक्शन को भी 4 दिन लग जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरजेक्शन आधे घंटे में हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। वर्ब बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो ऐसे इनको हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यही पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% आपके ग्रामर पोर्शन का केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बाकी में सब आ गया, ठीक है। नाउन से अब हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। तो आज हमने यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस किया। अब ये जो नाउन वाला टॉपिक है ये हम कल से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मेरे हिसाब से आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा, कैसे पढ़ना है इसका आइडिया लग गया होगा। अब जो है हम विधिवत जो है यानी फॉर्मली जो है सब्जेक्ट में प्रवेश करेंगे, तो उस हिसाब से इसको आपको देखते हुए चलना है। अब जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कंसेप्ट्स के साथ ही आपको देखना रहेगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस हम करेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही साथ, ताकि जैसे क्वेश्चंस आते हैं पहले से आप फेमिलियर हो जाओ। जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप पहले ही 10 प्रश्न लगा चुके हो, तो आप जैसे ही देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो आपको एकदम बच्चा चीज लगेगी फिर वो। अब जो है हम नॉन वाला टॉपिक जो है वो कल से या नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आपको इसी तरीके से बने रहना है, और बाय द एंड ऑफ दीज क्लासेस, जब हमारी क्लासेस खत्म होंगी, जब हम लास्ट क्लास तक पहुंचेंगे, तब तक आप सारे सवाल जो है सही सही करना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगली क्लास में मुलाकात होगी, बाकायदा नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।